कभी सोचा है दो लोग सेम सैलरी पे काम करते हैं फिर भी एक फुल डेडिकेशन देता है और दूसरा सिर्फ टाइम पास करता है। रीजन सैलरी नहीं होता, एक्सपेक्टेशंस होती हैं। इस वीडियो में हम लोग सोशियो साइकोलॉजिकल अप्रोच को पढ़ेंगे और ये आइडियाज जो दिया है वो है डगलस मैकग्रोवर और विक्टर ग्रूम। मतलब आज इन दोनों की थियरी, मोटिवेशन थियरीज को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हम मोटिवेशन का रियल लॉजिक समझेंगे जो एग्जाम और लाइफ दोनों में काम करता है। वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन पार्क। आज हम लोग एमपीए 12 का यूनिट 13 जो सोशियो साइकोलॉजिकल अप्रोच, हम पिछले 3-4 वीडियो से इन्हीं अप्रोचेस को करते जा रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स की हमने अप्रोच उठाई है और आज हम लोग करेंगे डगलस मैकग्रोवर मैकग्रेगर और विक्टर ग्रूम की। यूजीसी नेट, यूपीएससी, बैचलर्स, मास्टर्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जहां भी है ये थियरीज आपको जरूर पढ़ने को मिलेंगी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इंट्रोडक्शन। सोशियो साइकोलॉजिकल अप्रोच जो है एडमिनिस्ट्रेशन में, वो एम्फेसाइज करती है कि ह्यूमन एलिमेंट भी होता है ऑर्गेनाइजेशन में। ये बताता है कि एडमिनिस्ट्रेशन एक सिस्टम ऑफ रूल्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हायरार्की स्ट्रक्चर यही नहीं है, एक सोशल सिस्टम भी है जहाँ पे ह्यूमन का बिहेवियर, ह्यूमन के एटीट्यूड्स, मोटिवेशन और उम्मीदें एक क्रूशियल रोल प्ले करती है। मतलब कहने का ये मतलब हुआ कि सोशियो साइकोलॉजिकल अप्रोच है वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में रूल्स, हायरार्की और स्ट्रक्चर के पर चलने वाली चीज नहीं बताता है। ये बताता है कि वहां पे एक सोशल सिस्टम होता है जिसमें ह्यूमंस होते हैं, तो उनका बिहेवियर, उनके इमोशंस, उनके एटीट्यूड्स, मोटिवेशन और उनकी इच्छाएं, जरूरतें सब एक रोल प्ले करती है। तो आज की जो अप्रोच है, इस ये डेवलप्ड हुई थी ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के बाद, जो कि एल्टन मायो ने दी थी। और ये किस पर फोकस करती है? ऑर्गेनाइजेशन में एक अकेले पर्सन का भी बिहेवियर होता है, मोटिवेशन और मोराल भी काम करता है एम्प्लॉइज का। और रिलेशनशिप जो होती है वो अपने गोल्स में, एम्प्लॉइज के अपने गोल्स और ऑर्गेनाइजेशंस के गोल जो होते हैं उन सब में एक रिलेशनशिप होता है। जब तक पर्सन अपने गोल अचीव नहीं करता, वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल में उतना हेल्प नहीं कर पाता। बट अगर वो अपने गोल्स अचीव करता है, सेटिस्फाइड है, तो वो दुगनी मेहनत करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करता है। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन को आज हम पढ़ने वाले हैं। डगलस मैकग्रेगर जिन्होंने एक्स एंड वाई थ्योरी दी थी, और विक्टर ब्रूम जिन्होंने एक्सपेक्टेंसी थ्योरी दी थी। प्लीज नोट डाउन करते रहिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये। इनका सेंट्रल आइडिया क्या था कि एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी हमेशा ह्यूमन के मोटिवेशन पर ही डिपेंड करती है। जो थ्योरीज थी तो वो क्या थी? मोटिवेशन की थ्योरीज थी ये। मोटिवेशन क्या बताता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस जो एक पर्सन को स्टिमुलेट करती है, एक पर्सन को पुश करती है कि वो एक पर्टिकुलर मैनर में काम करे, एक पर्टिकुलर बिहेवियर में काम करे। मतलब मोटिवेशन क्या है? कुछ अंदर की, कुछ बाहर की ऐसी ताकतें हैं जो हमें पुश करती हैं। अगर हम मोटिवेट होते तो पुश करती हैं कि हम इस तरह का बिहेवियर करें, और नहीं मोटिवेट होते तो भी हमें पुश करती है कि इस तरह का बिहेव करें। अगर मोटिवेट होते हैं तो अच्छा बिहेव करेंगे, गोल अचीव करेंगे, खुश रहेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। बट अगर मोटिवेट नहीं है तो यही सब ऑपोजिट होगा। मोटिवेशन एक एसेंशियल है और ये डायरेक्टली किसको अफेक्ट करती है? एम्प्लॉइज के परफॉर्मेंस को। अगर मोटिवेट नहीं होंगे तो परफॉर्मेंस डाउन जाएगी, होंगे तो अप जाएगी। जॉब सेटिस्फेक्शन, मोटिवेट पर्सन ही जॉब में सेटिस्फाइड होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी लाते हैं, एफिशिएंट बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करते हैं। तो सोशियो साइकोलॉजिकल अप्रोच बताती है कि एम्प्लॉइज पैसिव इंस्ट्रूमेंट नहीं है। मतलब इनडायरेक्टली एम्प्लॉइज को कंसीडर नहीं कर सकते हम कि हमारा मेन गोल तो है प्रोडक्टिविटी बढ़ाना या एक रूल्स स्ट्रक्चर्स उनको निभाना। और पैसिव में हम एम्प्लॉइज को ले रहे हैं कि कोई बात नहीं, एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं बट वो डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है उनका। तो एम्प्लॉइज पैसिव इंस्ट्रूमेंट नहीं है, एक्टिव इंस्ट्रूमेंट ही एम्प्लॉई है। एम्प्लॉई मशीन चलाएंगे, एम्प्लॉई गोल अचीव करेंगे, एम्प्लॉई ही प्लानिंग करेंगे।
इंडिविजुअल डिफरेंट नीड्स और एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, मतलब हर एम्प्लॉय की अपनी नीड्स हैं, अपनी उम्मीदें हैं। तो मोटिवेशन भी पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है। कोई मनी से मोटिवेट होता है, कोई अवार्ड से, कोई इंसेंटिव से, कोई छुट्टियों से, अलग अलग तरीका होता है मोटिवेट होने का। तो एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है, उनको डिफरेंट मोटिवेशनल स्टडीज स्ट्रैटेजीज को अपनाना चाहिए, पर वो अपनी रणनीतियां इस तरह की बनाए कि जो पर्सन जिस चीज से मोटिवेट हो रहा है वही करे, रेदर देन यूजिंग अ सिंगल मेथड फॉर ऑल। मतलब हम एक सिंगल मेथड, और वो भी जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल रिजिड, बिल्कुल कठोर, सबके लिए अपना ले, तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है मैं मनी से मोटिवेट होती हूँ, हो सकता है आपको सिर्फ अवार्ड, रिवॉर्ड, पहचान, बिलोंगिंगनेस, रिस्पेक्ट से ही आप मोटिवेट हो जाओ। तो अलग अलग तरीका होता है सबका। तो मैं डगलस का क्या व्यू था इस पे? डगलस ने अपनी बुक द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज जो 1960 में आई थी, उसमें उन्होंने आर्ग्यू किया था कि मैनेजरियल बिहेवियर हमेशा ह्यूमन के नेचर पर डिपेंड करता है, कि मैनेजर कैसे बिहेव करेंगे, वो एम्प्लॉइज अबाउट ह्यूमन का नेचर कैसा होता है वो उस पर उनका टिकता है। तो मैकग्रेगर क्या कहते हैं, हर मैनेजरियल अजम्पशंस पर टिका होता है, जनरलाइजेशन पर टिका होता है, और हाइपोथेसिस अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। मतलब हर मैनेजरियल एक्ट, हर मैनेजर जो है वो ये सोचता है, कुछ अजम्पशंस बनाता है कि ये पर्सन को मैं इस तरह खुश कर सकता हूँ, इस एम्प्लॉय को मैं इस तरह खुश कर सकता हूँ, और वही चीजें वो जनरलाइजेशन करता है, मतलब सब पे ट्राई करने की कोशिश करता है, और कुछ हाइपोथेसिस भी बनाता है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। मतलब उसकी अपनी सोच भी होती है कि ह्यूमन कैसे बिहेव करेगा। तो इसीलिए उन्होंने दो कंट्रास्ट सेट ऑफ अजम्पशंस दिए। उन्होंने दो सेट ऑफ अजम्पशंस क्या होते हैं उनकी सोच के दिए, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। इन दोनों में बिल्कुल ऑपोजिट ट्रेड्स दिखाए उन्होंने। तो थ्योरी एक्स क्या कहती है, ट्रेडिशनल और अथॉरिटेरियन अथॉरिटेरियन होती है। एक्स में क्या है कि पुराने टाइम से जो चलता आ रहा है, जहां पर अधिकार है, प्राधिकार है। जबकि थ्योरी वाई जो है मॉडर्न और डेमोक्रेटिक है। थ्योरी एक्स में नेगेटिव व्यू है ह्यूमन नेचर का, वाई में पॉजिटिव व्यू है। थ्योरी एक्स में कंट्रोल, सुपरविजन, इन चीजों को रखा गया, और थ्योरी वाई में उन्होंने पार्टिसिपेशन और ट्रस्ट, मतलब जो थ्योरी एक्स थी वो जो अब तक चलती आ रही है वो है, और थ्योरी वाई जो उन्होंने नई तरीके से बनाई है कि ह्यूमन नेचर का पॉजिटिव व्यू दिखाया, पार्टिसिपेशन दिखाया, ट्रस्ट दिखाया। तो एजम्पशंस क्या है थ्योरी एक्स के? थ्योरी एक्स बेस्ड है, एक एवरेज ह्यूमन बीइंग इनहेरेंटली डिसलाइक्स वर्क। तो थ्योरी एक्स जो प्राचीन टाइम से चलती आ रही है, तो वो बताती है कि एक नॉर्मल आदमी काम से नफरत करता है, मतलब काम पसंद नहीं है किसी को भी करना। शायद आपको भी नहीं होगा, मुझे भी नहीं है। अगर ऐसा मौका मिले कि सिर्फ सोते ही रहे, तो सोते रहेंगे। एम्प्लॉइज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करते हैं जब तक पॉसिबल हो, मतलब जब तक उनके हाथ में होगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करते रहेंगे। पीपल्स को डायरेक्ट करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है, पनिशमेंट से डराना पड़ता है, तब जाकर वो काम करते हैं। वर्कर्स में अब एम्बिशंस नहीं होते, मतलब वो कुछ भी पाना नहीं चाहते हैं, और वो सिक्योरिटी चाहते हैं कि जॉब सिक्योरिटी तो बनी रहे, जॉब नहीं जाए, बट और कोई एम्बिशन हमारा नहीं है। क्रिएटिविटी और इनोवेशंस तो एम्प्लॉइज में होती ही नहीं है, बहुत ही रेयर दिखाई देती है। स्ट्रिक्ट सुपरविजन उनको हमेशा चाहिए होता है अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है तो एडमिनिस्ट्रेशन में ये कहाँ इम्प्लीमेंट करती है? ये सेंट्रलाइजेशन को, जहाँ पे सेंट्रल पावर होती है, एक टॉप मैनेजमेंट के पास पावर होती है, रूल्स बने होते हैं जिनको कोई तोड़ नहीं सकता, क्लोज सुपरविजन, और ऐसी लीडरशिप होती है जिनके पास पूरी पावर होती है, मतलब पावरफुल लीडरशिप होती है। और एजम थ्योरी वाई के एजम्पशंस क्या है कि वर्क इज एज नेचुरल एज प्ले और रेस्ट, कि काम तो नेचुरल है, जैसे आप खेलते हो, जैसे रेस्ट करते हो, वैसे काम भी करना होता है। एम्प्लॉइज सेल्फ डायरेक्शन और सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब वो अपने आप को गाइड कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। पीपल अपने आप से जिम्मेदारी लेते हैं, कमिटमेंट करते हैं, प्रोमिस करते हैं कि हम ये काम करेंगे। उनमें क्रिएटिविटी होती है, इमेजिनेशन होती है, मोटिवेशन
अचीव किया जा सकता है पहचान से, पार्टिसिपेशन से। मतलब अगर एम्प्लॉइज़ को रिकॉग्नाइजेशन मिले, पहचान मिले, उनको पार्टिसिपेट कराया जाए डिसीजन मेकिंग में, तो मोटिवेट होते हैं वो। इंडिविजुअल गोल भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ अलाइन किए जाते हैं, मतलब दोनों को पैरेलल चलाया जाता है। तो थ्योरी वाई क्या थी? बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ थ्योरी एक्स। और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीकेशन क्या होता है कि थ्योरी वाई प्रमोट करती है डिसेंट्रलाइजेशन को, कि जहाँ डिसेंट्रलाइजेशन होगा वहीं थ्योरी वाई होगी। जहाँ पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट होगी, एम्प्लॉइज को भी पार्टिसिपेशन करने का मौका दिया जाएगा। अधिकार सिर्फ एक पर्सन के हाथ में नहीं रहेंगे, उनको डेलीगेट भी किया जाएगा, दूसरे लोगों को भी बांटे जाएंगे। और डेमोक्रेटिक लीडरशिप होगी, मतलब लीडरशिप ऐसा होगा जिसमें पावर नहीं, मतलब अथॉरिटी नहीं होती कि जबरदस्ती करना ही है। मतलब आप जिसको चाहो लीडर मान सकते हो। तो कंपैरिजन क्या था? एम्प्लॉइज लेजी और रिस्पॉन्सिबल होते हैं थ्योरी एक्स में, जबकि वाई में एक्टिव और रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कंट्रोल एक्स में एक्सटर्नल कंट्रोल लगाया जाता है, जबकि वाई में सेल्फ कंट्रोल होता है। लीडरशिप वहां पे अथॉरिटी का लीडरशिप होता है और वहां पे डेमोक्रेटिक लीडरशिप होता है। मोटिवेशन थ्योरी एक्स में फियर, पनिशमेंट, इससे मोटिवेट किया जाता है, जबकि थ्योरी वाई में रिवॉर्ड और रिकॉग्नाइजेशन से। थ्योरी एक्स में लिमिटेड क्रिएटिविटी होती है, जबकि थ्योरी वाई में वाइड स्प्रेड, बहुत अनलिमिटेड क्रिएटिविटी होती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीकेशन ऑफ एक्स, थ्योरी एक्स एंड वाई, अभी हमने दोनों की इम्प्लीकेशंस पढ़ी है हमने, कि किस तरह का लीडरशिप स्टाइल होना चाहिए, किस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए, किस तरह की उनमें क्रिएटिव मतलब पावर होनी चाहिए। तो ये सब कुछ अभी हम पढ़ के हटे हैं, फिर भी इसको दोबारा थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। जब एडमिनिस्ट्रेटर थ्योरी एक्स को फॉलो करते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा? अथॉरिटेरियन इन नेचर, मतलब पूरी तरह अधिकारों वाला होगा। टॉप मैनेजमेंट के पास सारे अधिकार होंगे, डिसीजन मेकिंग टॉप मैनेजमेंट करेगी। एम्प्लॉइज का या तो पार्टिसिपेशन होता ही नहीं, नहीं तो नहीं होगा, तो बहुत थोड़ा सा होगा। स्ट्रिक्ट सुपरविजन और कंट्रोल होगा, एम्प्लॉइज को क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा। रूल्स, रेगुलेशन और डिसिप्लिन पर काम करने पर फोकस किया जाएगा। कोर्सिव मेथड, यूज ऑफ कोर्सिव मेथड, मोटिवेशन। कोर्सिव होता है जबरदस्ती करना, तो कोर्सिव पावर का यूज किया जाता है कि मोटिवेशन डर से, पनिशमेंट से, थ्रेट से मोटिवेट किया जाता है, कि अगर आपने आज ये काम नहीं किया तो कल आपकी जॉब से छुट्टी, तो काम करना ही पड़ेगा। रिवॉर्ड्स का लिमिटेड यूज होता है। रिजिड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, टॉल हायरार्की होती है, वर्टिकल हायरार्की होती है, फ्लैट नहीं होती है। इनोवेशन का कोई स्कोप ही नहीं होता, या वो बहुत ही कम होगा। लो एम्प्लॉय मोराल, एम्प्लॉयज का मोराल बहुत ही लो होगा, जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, बदलना बिल्कुल नहीं चाहते हैं वो। रिजल्ट क्या होता है? शॉर्ट टर्म एफिशिएंसी में बी अचीव, बट लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं हो सकती। मतलब थोड़े समय के लिए शायद एफिशिएंट हो जाए, डराकर उनसे से एफिशिएंसी ले आए, बट लॉन्ग टर्म में कोई ग्रोथ नहीं है, कोई ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है। अब थ्योरी वाई का अगर हम देखें, तो डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव, एम्प्लॉइज को इन्वॉल्व किया जाता है डिसीजन मेकिंग में, टीम वर्क पर काम किया जाता है, पावर डिसेंट्रलाइज्ड होती है, सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के पास नहीं होती, सबके पास पावर होती है। डेलीगेशन अथॉरिटी को शेयर किया जाता है, बांटा जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए एनकरेज करते हैं। मोटिवेशन पॉजिटिव तरीकों से मोटिवेट करते हैं, रिवॉर्ड्स देंगे, रिकॉग्निशन देंगे, अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, प्रमोशन हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, इंसेंटिव्स हो गए। और सेल्फ कंट्रोल होता है, एक्सटर्नल कंट्रोल की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होता है, वहां पर इनोवेशन और क्रिएटिविटी होगी। और हर चीज को थ्योरी एक्स में जो रेसिस्ट करते थे कि हमें चेंज नहीं होना, या अडॉप्टेबिलिटी टू चेंज, मतलब चेंज आते हैं तो उनको अडॉप्ट किया जाता है। हाई मोरल होता है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होते हैं, एम्प्लॉइज सेटिस्फाइड होते हैं, कन्फ्लिक्ट और एब्सेंटिज्म नहीं होता, मतलब लोग एब्सेंट नहीं रहते हैं, बहाने नहीं मारते हैं काम पर ना आने के। तो लॉन्ग टर्म एफिशिएंसी होगी इनमें, ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव होंगे, इफेक्टिवनेस होगा। तो थ्योरी वाई एक सॉफ्ट ऑप्शन नहीं है, बट ए मोर रियलिस्टिक एंड साइंटिफिक अप्रोच टू एडमिनिस्ट्रेशन। मैकग्रेगर ने कहा था कि थ्योरी वाई एक सिर्फ सॉफ्ट
हल्का सा ऑप्शन नहीं है ये, बल्कि ये बिल्कुल सच्चाई है, साइंटिफिक अप्रोच है। अगर ये अपना लेंगे तो हर ऑर्गेनाइजेशन तरक्की करेगा। तो मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो थ्योरी वाई को प्रेफर करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में। अब विक्टर ग्रूम का आइडिया, विक्टर ग्रूम ने थ्योरी दी थी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। विक्टर ग्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इन 1964, ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि मोटिवेशन एज ए कॉन्शियस चॉइस प्रोसेस। मोटिवेशन जो है कॉन्शियस चॉइस प्रोसेस, मतलब हम जानबूझकर हम उस चीज को चॉइस करते हैं, ये प्रोसेस है। तो अकॉर्डिंग टू व्रूम, मोटिवेशन इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी एंड वैलेंस। मतलब इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था कि उसमें एक्सपेक्टेंसी होनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेलिटी होनी चाहिए और बैलेंस होना चाहिए। तो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में EIV, मतलब तीन इंस्ट्रूमेंट्स या तीन पॉइंट्स इसके होते हैं, थ्री वेरिएबल्स होते हैं। एक्सपेक्टेंसी क्या है कि बिलीव दैट एफर्ट विल लीड टू परफॉर्मेंस। हम ये उम्मीद करते हैं कि हम जो एफर्ट करेंगे उससे हमारी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, तो उससे मोटिवेशन तो आएगा। इंस्ट्रूमेंटेलिटी, इसमें बिलीव करते हैं कि परफॉर्मेंस जो है वो हमें रिवॉर्ड्स की साइड लेकर जाएगी। मतलब पहले तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर हमने एफर्ट्स करे तो हम परफॉर्म अच्छा करेंगे, और अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हमें रिवॉर्ड मिलेंगे। और बैलेंस क्या है, मतलब जो रिवॉर्ड हमें मिलेंगे उसकी हर पर्सन के लिए वैल्यू होनी चाहिए। मतलब रिवॉर्ड ऐसे नहीं मिले जिनकी कोई वैल्यू नहीं हो, ऐसे रिवॉर्ड मिले जो पर्सन के लिए वैल्यू रखते हो। तो एक्सपेक्टेंसी क्या है, एफर्ट्स करें परफॉर्मेंस के लिए। इंस्ट्रूमेंट मेंटेलिटी क्या है कि अगर हम परफॉर्मेंस करेंगे तो हमें रिवॉर्ड मिलेंगे। बैलेंस क्या है कि उन रिवॉर्ड्स की वैल्यू भी होनी चाहिए हमारे लिए। तो फॉर्मूला इसका क्या है, ये फॉर्मूला याद रखना, आपसे पूछा जाता है मोटिवेशन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी इनटू इंस्ट्रूमेंटेलिटी इनटू बैलेंस। एक भी फैक्टर अगर जीरो हो जाता है तो मोटिवेशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो से जब किसी को मल्टीप्लाई करते हो तो जीरो जीरो होता जाता है। अगर हम एफर्ट नहीं करेंगे तो एक्सपेक्टेंसी जीरो, जीरो हो गई तो बाकी चीजें तो जीरो है ही ना, रिवॉर्ड मिलेंगे और रिवॉर्ड नहीं मिलेंगे तो वैल्यू तो करना ही क्या है। अगर हम तो परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, बट अगर हमें रिवॉर्ड नहीं मिलते हैं, जीरो हो जाते हैं, तो हमारी परफॉर्मेंस बेकार और हमें वैल्यू तो कोई है ही नहीं। और अगर हमें रिवॉर्ड ऐसे मिल जाए जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, अनमैच्ड रिवॉर्ड मिल जाए, तो भी हम मोटिवेट नहीं होते हैं। तो मोटिवेशन का फॉर्मूला आता है एक्सपेक्टेंसी इंटू इंस्ट्रूमेंटेलिटी इंटू बैलेंस। तो याद रखना, ये फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जाता है। एक भी फैक्टर जीरो होने से मोटिवेशन जीरो हो जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीकेशन ऑफ एक्सपेक्टेंसी थियरी, क्या इम्प्लीकेशन होता है? क्लियर लिंकेज बिटवीन एफर्ट्स एंड परफॉर्मेंस। तो एफर्ट करते हैं और परफॉर्मेंस मिलती है, इसका क्लियर लिंक दिखाई देता है हमें। रिवॉर्ड सिस्टम ट्रांसपेरेंट होता है, रिवॉर्ड एम्प्लॉय की नीड्स के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। इंडिविजुअल बेस्ड पर मोटिवेशन स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, मतलब हर पर्सन अलग तरीके से मोटिवेट होता है, तो उनके हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाए। और फेयरनेस और ट्रस्ट होना चाहिए। दो, मतलब हम सारी सोशल साइकोलॉजिकल अप्रोचेस पढ़ चुके हैं। हम 6 लेक्चर या 5 लेक्चर हो चुके हैं हमारे, जिनमें हमने हर थिंकर को उठाया है, उन्होंने जो जो मोटिवेशन थियरी दी है, पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है हर पॉइंट ऑफ व्यू से। और वीडियो प्लीज लास्ट तक देखिए, देखा करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ। अगर मैं एफर्ट कर रही हूँ, परफॉर्मेंस दे रही हूँ, बट मुझे रिवॉर्ड नहीं मिल रहे हैं, तो ये सोचो कि मेरा मोटिवेशन जीरो है। अभी आप मुझ पे लगा सकते हो, अगर आप पूरे वीडियोस देखते हो, कमेंट करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो मुझे भी वैल्यू मिलेगी, मतलब वो रिवॉर्ड मेरे लिए वैल्यूएबल है। मैं तुमसे पैसे नहीं मांग रही हूँ, तो इसलिए पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, बट जो रिवॉर्ड मुझे चाहिए कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, तो वो मेरे लिए वैल्यूएबल होंगे। अदरवाइज मेरा मोटिवेशन भी जीरो है। थैंक यू।